जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एरिया आप लोग देख रहे थे, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एरिया में जितने हमारे पूरे पिछले लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें हमने फाइनेंशियल एसेट में डेट सिक्योरिटीज, डेट इन्वेस्टमेंट्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की क्लासिफिकेशन, इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के रूल्स वगैरह हमने कवर किए। हमने एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कवर की। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक तरफ आपका फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करेगा, इस फाइनेंशियल एसेट को दो कैटेगरीज में ब्रेक किया था, या तो डेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट। डेट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को इनिशियली कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, इसको इनिशियली कैसे मेजर किया जाएगा, इसको सब्सिक्वेंटली किस तरह से मेजर किया जाएगा, जो इस पे इंटरेस्ट इनकम, जो इस पे कूपन वगैरह हमें मिल रहा होगा उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी बातें हमने अपने पुराने पिछले लेक्चर्स में कवर की है। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर किया था। उससे पहले क्विक रिकैप करते हैं और फिर आज की क्लास में हम फाइनेंशियल लायबिलिटीज की मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख रहे होंगे। सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी की पहले तो हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी। फाइनेंशियल लायबिलिटी की हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी। फाइनेंशियल लायबिलिटी में दो तरह की क्लासिफिकेशन है। फाइनेंशियल लायबिलिटी में दो तरह की क्लासिफिकेशन है, या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी हो रही होगी, या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी होगी, या आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे कैटेगराइज हो रही होगी। सर, क्लासिफिकेशन के रूल्स क्या थे, क्या वो क्राइटेरिया था जिसकी बेसिस पे इसे हम अमोर्टाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में लेकर जाएंगे? हम देखेंगे कि क्या हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी कोई डेरिवेटिव लायबिलिटी है, क्या हमारी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। हम ये देखेंगे कि क्या हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी कोई डेरिवेटिव लायबिलिटी है। डेरिवेटिव लायबिलिटी हो सकता है कि बहुत से लोगों को अभी ये कॉन्सेप्ट, मतलब डेरिवेटिव का नाम शायद पहली बार ही सुन रहे हो, लेकिन किसी लेटर स्टेज में हम डेरिवेटिव पे एक डिटेल क्लास कवर कर रहे होंगे। तो मैं ये देखूंगा कि क्या मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी कोई डेरिवेटिव है या लायबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। अगर जवाब आता है यस, तो ये आपकी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में चली जाएगी। अगर आपकी लायबिलिटी कोई डेरिवेटिव या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं है, यानी कि आपकी नॉर्मल पेबल्स है, यानी कि आपका नॉर्मल बैंक लोन है, यानी कि आपकी नॉर्मल शॉर्ट टर्म लोन है, यानी कि आपका नॉर्मल लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी है, इस तरह की लायबिलिटीज को हम जनरली अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में कैरी कर रहे होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड आपको एक और चांस देता है। आप अगर चाहो तो अकाउंटिंग मिसमैच को अवॉइड करने के लिए अपनी इन लायबिलिटीज को भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में ले जा सकते हो। अगर आप अकाउंटिंग मिसमैच को अवॉइड करने के लिए अपनी लायबिलिटी को फेयर वैल्यू ऑप्शन में पिक करते हो तो आप इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में ले जाओ। अदरवाइज आपकी वो वाली लायबिलिटी आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे कैरी हो रही होगी। सर, रूल्स क्या थे हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज कॉस्ट के हवाले से और फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के हवाले से। तो मैं दोनों की अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स के रूल्स कवर करता हूँ। अगर आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट पे, तो इनिशियली इसे मेजर किया जाएगा फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। अब देखिए, एक बात जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि स्टैंडर्ड आपको IFRS 9 आपको ये नहीं कहता कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करना है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेस करना है। IFRS 9 या कोई भी अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड आपको ये नहीं बताएगा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमने ऐड करना है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमने लेस करना है। स्टैंडर्ड हमें ये बताएगा कि कहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होगी, कहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। स्टैंडर्ड सिर्फ आपको ये बताएगा कि कहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, कहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। अब अगर लेट्स से कि किसी जगह पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रही, तो उस केस में तो हम सिंपल उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। किसी सिनेरियो में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना है तो उसे तो आप एक्सपेंस आउट कर दोगे। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज करना है और आप बात कर रहे हो एसेट की, अब लेट्स से कि भाई मैंने एक 100 रुपए का एसेट परचेज किया और मैंने इस एसेट को परचेज करने के लिए 5 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की, मैंने इस एसेट को परचेज करने के लिए 5 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकर किए, तो मेरा टोटल आउटफ्लो कितना होगा? सर, आपका टोटल आउटफ्लो होगा 105 का। आप अपने एसेट को 105 पे कैपिटलाइज करोगे, यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप ऐड करोगे।
अगर बात हो रही है एसिड की, अगर बात हो रही है एसिड की और 100 रुपए के एसिड के साथ आपने 5 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का मतलब है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ऐड किया जा रहा होगा। लेकिन अगर बात हो रही है लेट से लायबिलिटी की, बात हो रही है लेट से लायबिलिटी की, आपने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया, आपने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया और इस 100 रुपए के लोन के लिए आपने 5 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की, आपने 5 रुपए के कोई बैंक चार्जेस, कोई प्रोसेसिंग फी, कोई फाइलिंग फी वगैरह इनकर की। तो इसका मतलब है कि बैंक अगर आपको 100 रुपए का लोन दे रहा है और आपसे 5 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट चार्ज कर रहा है, तो बैंक अपने 5 रुपए डिडक्ट करेगा। बैंक कहेगा कि मेरे बैंक चार्जेस या ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिडक्ट करेगा और वो आपको नेट 95 पे कर रहा होगा, और वो आपको नेट 95 पे कर रहा होगा। तो लायबिलिटी के केस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का मतलब है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस हो रही होगी। ये हमें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनफ्लो या आउटफ्लो खुद पिक करना है। ये हमें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनफ्लो या आउटफ्लो खुद पिक करना है। अगर एसेट है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करोगे, कैपिटलाइज होगी। अगर लायबिलिटी है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिडक्ट होकर तुम्हें मिल रहा होगा, यानी कि वो अमाउंट आपका माइनस या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। फिर इसके बाद अगर आपकी लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट पे है तो सब्सिक्वेंटली से अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी किया जाएगा, सब्सिक्वेंटली से अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी किया जाएगा। जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस, सॉरी गलती से एक्सचेंज लिख दिया यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा ये आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा आईआरआर मेथड के थ्रू। ये पॉइंट नंबर 4 में क्या बात लिखी है ये हम अभी कवर नहीं करेंगे, आईएस 21 के साथ लेटेस्ट स्टेज पे कवर करेंगे। सर इसके बाद हमारे पास अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? सर इनिशियल रिकॉग्निशन होगी फेयर वैल्यू पे, इनिशियल रिकॉग्निशन होगी फेयर वैल्यू पे। सर यानी कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज नहीं करना, जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो आपकी एक्सपेंस आउट हो जाएगी इमीडिएटली। हर साल के आखिर में अपनी लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा और जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होगा, वो आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑन रीमेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। जो भी हर साल के आखिर में अपनी लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा, वो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। जो बातें मैंने हाईलाइट नहीं की वो मैं अभी रीड नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिर जो हमारे पास इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा वो वही आईआरआर मेथड के थ्रू रिकॉर्ड होगा। हम इनिशियली एक आईआरआर मालूम करेंगे और उस आईआरआर की बेसिस पर अपना एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे और अपने पास एक इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो इन दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को रीड करें तो फिर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जिन बातों को मैंने फिलहाल हाईलाइट किया है सिर्फ वही बातें हम रीड करें, जिन बातों को हमने हाईलाइट नहीं किया उसे हम लेटर स्टेज पे कवर करेंगे। चलिए सर कुछ सवाल देखते हैं। पहले आपके हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 11 पे आसान से सवाल है सर, रीड करता हूं इसे मैं। कहता है ब्रॉड लिमिटेड रेजेस फाइनेंस बाय इशूइंग ₹20,000 6% 4-year लोन नोट्स। देखिए इससे पहले जो हमने फाइनेंशियल एसेट के सवाल किए उसमें हम बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज या जो भी टीएफसी वगैरह होता था वो हम परचेज करते थे, यानी कि हम सामने वाले को पैसे दे रहे होते थे, सामने वाले को लोन दे रहे होते थे, वो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट था। यहाँ पे हम फाइनेंस रेज कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों से पैसा खुद कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से पैसा खुद इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने 20,000 रुपए का कोई लोन नोट इशू किया है जिसके ऊपर 6% का कूपन है और उसकी 4 साल की मैच्योरिटी है। हमने 20,000 रुपए का कोई फेयर वैल्यू का 20,000 रुपए की फेस वैल्यू का कोई लोन इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, 6% का कूपन होगा, 4 साल की इसकी मैच्योरिटी होगी। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड द लोन नोट्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। द लोन नोट्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब यहाँ देखें, अगर मैं 20,000 रुपए की फेस वैल्यू वाला कोई फाइनेंशियल एसेट बाय करता हूँ और मैं बाय करता हूँ डिस्काउंट पे और मैं बाय करता हूँ 10% के डिस्काउंट पे, तो इसका क्या मतलब था सर? इसका मतलब ये था कि 20,000 की फेस वैल्यू वाला एसेट आपको कितने का मिल रहा था? 18,000 रुपए का। 20,000 रुपए की फेस वैल्यू वाला एसेट आपको कितने का मिल रहा था? 18,000 रुपए का। इस सवाल में या इस सिनेरियो में हम अपोजिट केस में खड़े हुए हैं, हम लोगों से लोन ले रहे हैं, हम लोगों से पैसा ले रहे हैं, 20,000 रुपए का नोट इशू कर रहे हैं, 20,000 रुपए का लोन नोट इशू कर रहे हैं और ये लोन नोट हमने 10% के डिस्काउंट पे इशू किया है। यानी कि डे 1 पे मेरे पास इस 20,000 के नोट के अगेंस्ट 20,000 नहीं बल्कि कितने 20,000 का 90% 18,000 आ रहे होंगे। तो डे 1 पे मुझे 20,000 नहीं बल्कि 18,000 रुपए मिलेंगे। फिर कहता है एंड विल बी रिडीम्ड आफ्टर 4 years एट अ प्रीमियम ऑफ 1015। और कहता है कि 4 साल के बाद यही लोन
20,000 रुपए पे नहीं, बल्कि 20,000 प्लस 1,015 रुपए के प्रीमियम पे रिडीम होगा। यानी कि जब 4 साल की मैच्योरिटी आएगी तो आपको सामने वाले लैंडर्स को 20,000 नहीं बल्कि 21,015 रुपए देने पड़ेंगे। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 12%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है आपका 12%, और आपकी जो इशू कॉस्ट है वो 1,000 रुपए। 1,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, 12% का इंटरेस्ट रेट, 6% का कूपन। सर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, सर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका कूपन से ज्यादा क्यों है? रीजन बीइंग कि ये लोन डिस्काउंट पे इशू हुआ है, प्रीमियम पे रिडीम होगा और साथ में ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है। हाउ द अबव लोन इज अकाउंटेड फॉर इन द ब्रॉड लिमिटेड। तो सर जरा एक दफा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। सेम जो मैंने फाइनेंशियल एसेट, डेट इंस्ट्रूमेंट, अमोर्टाइज कॉस्ट में रूल्स अप्लाई किए थे, वही सारे रूल्स में अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एसेट नहीं, अपने पास एक फाइनेंशियल लायबिलिटी, इंटरेस्ट इनकम नहीं बल्कि अपने पास एक इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, 5 मिनट है आपके पास, उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ इसे। यहाँ देखिए सर, मैं सॉल्व करवाता हूँ इसे। आपके हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 7, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज कॉस्ट। फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज कॉस्ट पे इसको कैरी करना है। बड़ा आसान सा सवाल है सर। इनिशियली मैंने 20,000 रुपए का लोन नोट इशू किया है, और 20,000 रुपए का जो लोन नोट है वो हमने 10% के डिस्काउंट पे इशू किया है। यानी कि मेरे पास, देखिए मेरे पास जो लोन रेस हुआ होगा वो कितना होगा सर? 20,000 रुपए का लोन नोट आपने 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि आपके पास 90% प्रोसीड आई होगी 18,000 रुपए। एक तो ये, फिर 1,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, फिर 1,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है जिसे आपने कैपिटलाइज करना है, यानी कि वो भी माइनस होगी। तो आपके पास जो नेट कैश आ रहा होगा, आपके पास जो नेट कैश आ रहा होगा वो आ रहा होगा 17,000 रुपए। ऐसा ही सबसे पहले तो आपकी ईयर 0 पे एंट्री बन जाएगी, कैश डेबिट 17,000, फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट 17,000। फिर उसके बाद आप एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेंगे। ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि आईआरआर के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। आईआरआर कितना हमारे पास 12%। कूपन जो कि कूपन रेट के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, जो कि हमारे पास कितना है 6%। और कूपन अप्लाई होता है हमेशा फेस वैल्यू, और हमारे पास क्लोजिंग आता है। तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल देखें, 4 साल का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल है, क्योंकि 4 साल का लोन है। 17,000 से स्टार्ट हो गई है। कूपन कितना मिलेगा हमें? 20,000 का 6%। 20,000 का 6% ये बन रहा है 1200। सॉरी, कूपन आपको मिलेगा नहीं, आपको पे करना पड़ेगा। कूपन आपको मिलेगा नहीं, आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि लोन है ना। तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल पूरा करता हूँ। 17,000 का 12%, तो ये आ गया 2,040। 17,000 प्लस 2,040 माइनस 1200, क्लोजिंग आ गया हमारे पास 17,840। 17,840 दूसरे साल का ओपनिंग इंटू 12%, ये आ गया 2141.7840 प्लस 2141 माइनस 1200, तो क्लोजिंग आ गया हमारे पास 18,781। तीसरे साल का ओपनिंग 18,781 का 12%, तो ये आ गया 2254। 18,781 प्लस 2254 माइनस 1200, क्लोजिंग आ गया मेरे पास 19,835। 19,835 चौथे साल का ओपनिंग, चौथे साल का इंटरेस्ट 2380, क्लोजिंग बनेगा 19,835 प्लस 2380 माइनस 1200, तो ये बन रहा है 21,015 रुपए। सवाल में मैंने स्पेसिफाई भी था कि जो ये प्रीमियम, ये जो लोन है ये रिडीम हो गई, रिडीम होगा 1,015 रुपए के प्रीमियम पे। तो 20,000 का लोन और 1,015 का प्रीमियम, तो हमारे पास क्लोजिंग 21,015 बन रहा है। आसान सी एंट्री बन जाएगी सर हर साल के आखिर में। यहाँ देखें पहले साल के आखिर में इंटरेस्ट एक्सपेंस, अब यहाँ इनकम नहीं आएगा, यहाँ एक्सपेंस आएगा क्योंकि मैंने लोन लिया है। कितना? एज पर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, एज पर आईआरआर।
2040 मुझे कूपन पे करना पड़ेगा, तो कैश क्रेडिट होगा कितना 1200 होगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पे करना सामने वाले को। और जो भी इस एंट्री का बैलेंसिंग होगा वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा। तो 2040 माइनस 1200 840। सेम इसी तरह के एंट्री ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 के एंट्री बना लेते हैं सर। ईयर 2 में इंटरेस्ट एक्सपेंस पीने में डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्रेडिट, कैश क्रेडिट कितने से सर 2141, 1200 से कैश क्रेडिट और बैलेंसिंग 2141 माइनस 1200 941। तीसरे साल के आखिर में इंटरेस्ट एक्सपेंस पीने में डेबिट 2254, फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बैलेंसिंग कैश क्रेडिट 1200 2254 माइनस 1200 1054। और चौथे साल के आखिर में इंटरेस्ट एक्सपेंस पीने में डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बैलेंसिंग और कैश क्रेडिट 1200 से कैश क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी इंटरेस्ट एक्सपेंस 2380 माइनस 1200 1180 से आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी। और जब 4 सालों तक आप ये एंट्रीज बनाओगे तो चौथे साल के आखिर में खुद ब खुद आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी अमाउंट कितनी हो गई होगी 21,015 रुपए। आखिरी एंट्री बन जाएगी आपके पास फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि आप अपना लोन रिपे कर रहे हो 21,015। जल्दी से इसको कॉपी कर लें, आसान सा सवाल है, जल्दी से इसको कॉपी कर लें तो फिर हम फेवरेट ओपिनियन का क्वेश्चन देखते हैं। सर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आसान सा सवाल है सर, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। रीड करते हैं इसे। Lakshman Limited raises finance by issuing a zero coupon bond at par on first day of the current accounting period with a nominal value of 10,000। कहता है कंपनी है लक्ष्मण लिमिटेड जिसने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया, जिसने फाइनेंस रेस करने के लिए जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया। जीरो कूपन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हम पहले भी फाइनेंशियल एसेट में एक क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर कोई कूपन का कैश फ्लो ना हो, वो आपका जीरो कूपन बॉन्ड कहलाया जाता है। सर अगर जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन का कोई कैश फ्लो नहीं होगा तो इन्वेस्टर को रिटर्न किस तरह से मिलेगा, जो बोरोवर है वो इंटरेस्ट किस तरह से पे करेगा। सर अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो या तो ये डिस्काउंट पे इशू होगा, या फिर ये इसकी रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रही होगी। दोनों में से कोई एक या दोनों बातें जरूर होंगी। जीरो कूपन बॉन्ड की रिडेम्पशन या तो प्रीमियम पे होगी या इसकी इशुएंस डिस्काउंट पे हो रही होगी। तो कहता है company raises finance by issuing zero coupon bond at par on the first of the current accounting period with a nominal value of 10,000. The bond will be redeemed after 2 years at a premium of 1,449 and the effective rate of interest is 7%. How the loan is accounted for in the financial statement of Lakshman Limited. तो बड़ा आसान सा सवाल है सर, जल्दी से इसको सॉल्व करें, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, आपके हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 8 फाइनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और जीरो कूपन बॉन्ड आपके पास। सर जीरो कूपन बॉन्ड हमने लोन रेज करने के लिए कितना पैसा रेज किया है 10,000, और तो पहली एंट्री तो बड़ी आसान सी बन जाएगी, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह का इम्पैक्ट नहीं किया सर आपने। आपके पास ईयर 0 पे कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्रेडिट 10,000 से सही है। फिर कह रहा है कि इसकी जो लाइफ है वो कितनी है सर, 2 साल की इसकी लाइफ है और 2 साल के बाद ये 1,449 की प्रीमियम पे रिडीम होगा। तो मैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेता हूँ। एक मेरे पास ईयर का कॉलम आ जाएगा, एक ओपनिंग, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस अगेन आईआरआर से रिकॉर्ड होगा। आईआरआर गिवन है सवाल में 7%। मैंने कूपन का कोई कॉलम नहीं बनाया क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड है। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेते सर।
पहला साल, दूसरा साल 10,000 से बॉन्ड शुरू होगा, 10,000 का 7% 700, तो ये हो जाएगा 10,700। दूसरे साल का ओपनिंग 10,700, 10,700 का 7% 749 प्लस 10,10700 से आ गया 1111। सिंपल। ईयर 1 के एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पीएनएल में, फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट 700। ईयर 2 के एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्रेडिट 749। और फाइनली जब इसकी मैच्योरिटी आएगी तो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। कितना सर? 11,449 11,449। बड़ा सिंपल से बड़ा आसान सा सवाल था। आई होप कि आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लिया होगा, अदरवाइज जल्दी से कॉपी करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करता हूँ। आसान से सवाल है, चूंकि हमने फाइनेंशियल एसेट में डेट इन्वेस्टमेंट के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए तो हमें कोई इतना टाइम या इतना मुश्किल नहीं हो रही होगी, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैं सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। ये हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का क्वेश्चन है। मैं रीड करता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2011 स्वान लिमिटेड इशूड 3-year 5% 30,000 loan notes at a nominal value when the effective rate of interest is also 5%. 1 जनवरी 2011 पे आपने 3 साल की मैच्योरिटी का एक लोन नोट इशू किया। 30,000 इसकी नॉमिनल वैल्यू है, 30,000 इसकी फेस वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू, गौर से सुनना मेरी बात, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, ये सारी एक ही बात है। नॉमिनल वैल्यू कह दूं या फेस वैल्यू कह दूं या पार वैल्यू कह दूं, ये सारी एक ही टर्म्स है जिसको मैं ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकता हूँ। फेयर वैल्यू एक अलग चीज है, फेयर वैल्यू एक अलग चीज है, तो ये तीनों को तो एक ही बात है। फेयर वैल्यू समथिंग एल्स और नॉमिनल वैल्यू है, और इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5% दिया है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 5% है, तो इससे आपको पता चल गया कि इस लोन में ना तो कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी, ना कोई प्रीमियम होगा, ना कोई डिस्काउंट होगा। बहरहाल द लोन विल बी रिडीम्ड एट पार, और इसने बता भी दिया कि लोन जो रिडीम होगा वो पार वैल्यू पे ही होगा। 30,000 की नॉमिनल वैल्यू, रिडीम भी पार पे ही होगा। द लायबिलिटी इज क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, और लायबिलिटी को हमने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्लासिफाई किया है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड अकाउंटिंग पीरियड मार्केट इंटरेस्ट रेट राइजिंग टू 6% एंड 7%। पहले और दूसरे साल के आखिर में जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो 6% और 60% का आ रहा है। तो जल्दी से सॉल्व करें इसे। मैं भी सॉल्व करता हूँ साथ साथ, लेकिन मैं सॉल्व करते हुए आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पूरा सवाल सॉल्व कर लूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग अपने पास अपना खुद सॉल्व कर रहे होंगे। सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा आसान सा सवाल है। आई होप कि आप लोगों ने भी खुद सॉल्व कर ही लिया होगा। स्टिल मैं इसको फॉर्मेलिटी के लिए बस एक्सप्लेन कर दूं। हमने 1 जनवरी 2011 पे 30,000 रुपए का लोन रेज किया। लोन जो है हमने नॉमिनल वैल्यू पे हमने रेज किया, तो डे 1 पे मेरे पास कैश आया होगा 30,000 रुपए। फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगराइज कर दिया है हमने सवाल में। ना कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ना कोई इशुएंस पे प्रीमियम है, ना इशुएंस पे कोई प्रीमियम है, ना इशुएंस पे कोई डिस्काउंट है, ना रिडेम्पशन पे कोई प्रीमियम है, ना रिडेम्पशन पे कोई डिस्काउंट है। इन पांचों में से कोई एक चीज भी नहीं है। इस वजह से जो इसका कूपन रेट है, जो इसका कूपन रेट है वो आपका इफेक्टिव आईआरआर दोनों सेम आ रहा है। कूपन रेट भी 5% है और आईआरआर भी 5% है। मैंने सिंपल सा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया, ओपनिंग वैल्यूज पे 5% वर्कआउट करके मैंने हर साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया। फेस वैल्यू 30,000 की फेस वैल्यू पे मैंने 5% का कूपन रेट लगाया, तो मेरे पास हर साल के आखिर का कूपन वर्कआउट हो गया है। अच्छा, पहले साल के आखिर में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, हर साल के आखिर में मैं इंटरेस्ट की एंट्रीज तो सेम बना रहा हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। सिंपल, चूंकि जितना इंटरेस्ट है उतना ही कूपन है, तो इंटरेस्ट की एंट्रीज में तो कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी बैलेंसिंग नंबर नहीं है। अच्छा,
सवाल में ये बताया गया था कि इस लोन को आपने रखना है फेयर वैल्यू थ्रू पीएल कैटेगरी में। तो हर साल के आखिर में मुझे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होगा वो आपका पीएनएल में रिकॉर्ड हो रहा होगा। सवाल में आपको पहले और दूसरे साल के आखिर में मार्केट रेट दिया है। सवाल में आपको पहले और दूसरे साल के आखिर में मार्केट रेट दिया है। अपने लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको फेयर वैल्यू की डेफिनेशन बताई थी कि एक लोन, एक डेट की फेयर वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। आप फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो एट मार्केट रेट से। मार्केट रेट से फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फेयर वैल्यू कैलकुलेट हो रही होगी। इन्होंने हमें सवाल में पहले साल के आखिर में मार्केट रेट दिया है 6%, दूसरे साल के आखिर में 31 दिसंबर 2012 पे मार्केट इंटरेस्ट रेट दिया है 7%। मैंने क्या करना है, देखिए मैं पहले साल के आखिर में आया 31 दिसंबर 2011 पे, पहले साल के आखिर में आया 31 दिसंबर 2011 के 11 पे। सर फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है? सर एक 1500 मिलेगा 31 दिसंबर 2012 पे, एक 1500 और 30,000 मिलेगा 31 दिसंबर 2013 पे। इन कैश फ्लोज की मैंने यहाँ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली 6% के रेट से। किस तरह कैलकुलेट किया होगा? सर सिंपल ये वाले फॉर्मूले से S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I की पावर n रखकर 1500 को एक साल पे डिस्काउंट किया है, 1500 और 30,000 को 2 साल पे डिस्काउंट किया तो ये वैल्यू आ गया 28,115। अब यहाँ देखें पहले साल के आखिर में जब मैंने इंटरेस्ट और कैश फ्लो की एंट्री बनाई, मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई होगी? 30,000। फेयर वैल्यू कितनी? 28,115। कैरिंग वैल्यू 30,000, फेयर वैल्यू कितनी? 28,115। 30,000 की कैरिंग वैल्यू को अगर मुझे 28,000 पे लेकर जाना है, 30,000 की कैरिंग वैल्यू को मुझे 28,000 पे लाना है, तो मैंने फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट किया, फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में क्रेडिट कर दिया है और इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। पहले साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू मेरे पास 30,000, पहले साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू है 30,000 और फेयर वैल्यू कितनी? 28,115। 30,000 की वैल्यू को 28,115 पे लाया तो फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट, फेयर वैल्यू पीएनएल इनकम क्रेडिट कर दिया। दूसरे साल के आखिर में आया, एक तो मैंने इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश फ्लो क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। सर फिर मैंने दूसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू कैलकुलेट की इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए। कैसे? दूसरे साल के आखिर में मार्केट इंटरेस्ट रेट है 7%, दूसरे साल के आखिर में मार्केट इंटरेस्ट रेट है 7% और कैश फ्लो क्या है? सर अब सिर्फ ये वाले कैश फ्लो है, फ्यूचर कैश फ्लो। इनकी एक साल पे डिस्काउंटिंग की 7% है, तो वैल्यू आ रही है 29,413। दूसरे साल के आखिर में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास कैरिंग अमाउंट कितनी है? दूसरे साल के आखिर में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास कैरिंग अमाउंट कितनी है? 30,000। दूसरे साल के आखिर में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास कैरिंग अमाउंट 30,000 नहीं है, बल्कि दूसरे साल के शुरू में फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू कितनी थी? सर दूसरे साल के शुरू में आप अपने लोन को जो है ना 28,115 पे ऑलरेडी ला चुके थे। जब हमारा पहला साल क्लोज हुआ था, दूसरा साल शुरू हुआ था, तो हमारा लोन कितने पे आ गया था? सर वो आ गया था 28,115 पे। दूसरे साल मैंने इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने में कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी के नंबर को डेबिट या क्रेडिट किया। दूसरे साल हमने जो कूपन की और इंटरेस्ट की एंट्री बनाई, इसमें कहीं फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट या क्रेडिट हुआ? नहीं, इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी का डेबिट क्रेडिट हुआ। यानी कि लोन अभी भी 28,115 पे है। यस सर, 28,115 के लोन को मुझे लेकर जाना है 29,439 पे। 28,115 के लोन पे लेकर जाना है हमें 29,439 पे। इन दोनों के डिफरेंस से मुझे लोन की वैल्यू को बढ़ाना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट, फेयर वैल्यू पीएनएल में लॉस डेबिट कर दिया 1324। तीसरे साल के आखिर में इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, अब तो सारे कैश फ्लोस खत्म हो गए, अब तो सिर्फ ये 30,000 का कैश फ्लो रह गया, तो इसकी तीसरे साल के आखिर में फेयर वैल्यू कितनी होगी? सर अब तो कोई कैश फ्लो बचा ही नहीं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही फेयर वैल्यू होगी। तो अब मैंने 29,439 की चीज को 30,000 पे लाना है। मैंने फेयर वैल्यू पीएनएल में लॉस डेबिट किया, फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्रेडिट किया। अब मेरा लोन 30,000 पे आ गया, लोन डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया। सिंपल सा सवाल था, आई होप कि आप लोगों को समझ आ होगा। अच्छा एक चीज नोट कीजिएगा कि पहले साल के आखिर में मैंने लोन के ऊपर लॉस रिकॉर्ड किया है 1885 का।
पहले साल के आखिर में मैंने लोन के ऊपर लॉस रिकॉर्ड किया, फेयर वैल्यू का लॉस रिकॉर्ड किया 1,885 का। दूसरे साल के आखिर में मैंने लोन के ऊपर इनकम रिकॉर्ड की है 1,324 की। दूसरे साल के आखिर में मैंने लोन के ऊपर इनकम रिकॉर्ड की, फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया। सॉरी ये गेन है, ये लॉस है। पहले साल के आखिर में आपने लॉस गेन रिकॉर्ड किया, दूसरे साल के आखिर में आपने लॉस रिकॉर्ड किया, तीसरे साल के आखिर में भी आपने लॉस रिकॉर्ड किया, तीसरे साल के आखिर में भी आपने लॉस रिकॉर्ड किया। जरा इन तीनों को नेट करें, 1,885 कैलकुलेट करें, 1,885 माइनस 1,324 माइनस 561, तो ये बन रहा होगा 0। सर ये 0 क्यों बन रहा है? या क्या हमेशा ही 0 बनेगा? नहीं सर, ये हमेशा 0 नहीं बनेगा। इस सवाल में 0 इसलिए बन रहा है, क्योंकि मैं अपने लोन को मैच्योरिटी तक लेकर चला गया हूं ना भाई। अगर एक लोन मैंने डे 1 पे लिया और उसको मैं मैच्योरिटी तक लेकर जा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने फेयर वैल्यू का गेन लॉस कभी कमाया ही नहीं, मैंने फेयर वैल्यू का गेन लॉस कभी रियलाइज किया ही नहीं। पहले साल के आखिर में जो फेयर वैल्यू गेन था उसको रिकॉर्ड कर, दूसरे साल के आखिर में वही गेन खुद ब खुद रिवर्स होता रहा और इन दी एंड मुझे कोई फेयर वैल्यू का नेट फायदा हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने लोन को मैच्योरिटी तक लेकर चला गया हूं। तो जितना फेयर वैल्यू का गेन लॉस मैंने रियलाइज किया, जितना रिकॉर्ड किया था, उसी को मैंने अनडू कर दिया। अगर ये लोन मैं मैच्योरिटी से पहले कहीं पे बेच देता, तो फिर मुझे फेयर वैल्यू का गेन बिल्कुल रियलाइज हो रहा होता। अगर मैं अपने एसेट या मैं अपने लायबिलिटी को अगर मैच्योरिटी तक लेकर जा रहा हूं ना, तो इसका मतलब है कि मैं कोई फेयर वैल्यू का गेन और लॉस रियलाइज ही नहीं कर रहा, वो सारी चीजें खुद ब खुद इन दी एंड रिवर्स हो रही होगी। तो आई होप कि इस सवाल आपको समझ आया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करें तो फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन अगर कर दी है कि मैंने ये जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की ना, ये थोड़ी सी गलत कैलकुलेट कर दी। सवाल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा, कुछ एंट्री हो सकता है आगे पीछे हो जाए। ये नंबर मैंने गलत कैलकुलेट किया है, ये नंबर बन रहा है 29450। सिर्फ ये नंबर मैंने गलत कैलकुलेट किया था, लेकिन मैं इसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ। पहले साल के आखिर में 30,000 का अमाउंट, 30,000 का लोन 29450 पे लेकर जाना है। तो आपके पास 30,000 माइनस 29450 550 की इनकम आएगी। सिर्फ ये नंबर अपडेट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन एरर कर दिया था हमने। दूसरे साल के आखिर में वैल्यू सही कैलकुलेट की है और 29490 की चीज को हमने 29439 पे लेकर आना है, यानी कि हमने फेयर वैल्यू को मजीद कम करना है। तो हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, 30,000 डिवाइडेड बाय 1. अगर मैंने 29450 की कैरिंग वैल्यू को 29439 पे लाना है, तो हमने फिर कैरिंग वैल्यू को मजीद कम करना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट और फेयर वैल्यू का गेन पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। 29450 माइनस 29439, 11 रुपए। और 30,000 के आखिर में बन रहा है 561। तो ये वाला लॉस, सॉरी ये वाली इनकम पहले साल के आखिर में 550 की इनकम, दूसरे साल के आखिर में 11 की इनकम और तीसरे साल में 561 का लॉस। तो ये आपस में वही जो मैंने आपको लॉजिक बताई थी, वो लॉजिक यहाँ पे अगेन टाई कर रही होगी। बस मैंने नंबर गलत कैलकुलेट कर लिया था, तो मैंने इसको सही कर दिया। तो ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री के थोड़े नंबर चेंज हो रहे हैं, तो इसको कॉपी कर लें। यहाँ देखिए सर, कुछ लोग ये पूछ रहे कि आपने ये फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है, तो मैं इसकी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। जब मैं 31 दिसंबर 2011 पे हूं, तो एक ही 1500 का कैश फ्लो मुझसे 1 साल दूर है। 1500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6% रेज़ टू द पावर 1। और ये वाला 1500 और 30,000 मुझसे 2 साल दूर है। 31,500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6% रेज़ टू द पावर 2।
1500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6% रेज़ टू द पावर 1, तो ये आ रहा है 1415। 31500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6% रेज़ टू द पावर 2, तो ये आ रहा है 28034। इन दोनों का टोटल करेंगे 28034 28035 28035 प्लस 1415, तो ये आ जाएगा 29,450। फिर जब आपने 31 दिसंबर 12 पे फेयर वैल्यू कैलकुलेट की, 31 दिसंबर 12 पे यानी कि यहाँ पे, तो 31 दिसंबर 12 पे सिर्फ आपके पास ये वाला कैश फ्लो एक साल दूर है, 31,500 और कितने डिस्काउंट रेट से 7% रेज़ टू द पावर 1। 31,500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7% रेज़ टू द पावर 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 29439। तो आई होप कि ये नंबर भी समझ आ रहे होंगे कि कैसे कैलकुलेट किए गए। कॉपी कर लें जल्दी से। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक और आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, आप लोग इसे खुद सॉल्व कर लेंगे। ऑन 1 जनवरी 2007 फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट का क्वेश्चन है, आपने खुद सॉल्व करना है, होमवर्क क्वेश्चन है ये। ऑन 1 जनवरी 2007 द मैकमैनस कंपनी issued a 3-year 10 million bond at par. It has not classified as a financial liability at fair value through P&L. इसको हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लासिफाई नहीं किया है, यानी कि अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैटेगराइज करना है। 3 साल की मैच्योरिटी है, 10 मिलियन की फेस वैल्यू है और पार पे हमने इशू किया, यानी कि कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है। द बॉन्ड इज रिडीमेबल ऑन 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी 2007 पे हमने इशू किया है, तो 3 साल के बाद ये 1 जनवरी 2010 पे रिडीम होगा। और कितने पे रिडीम होगा सर? 10% के प्रीमियम पे। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 6%, यानी कि वो जो कूपन रेट है जो वो आपका 6% है, पेबल ऑन 31 दिसंबर 2000 ईच ईयर। द इशू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बॉन्ड आर 3 लाख, और 3 लाख रुपए की आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.226%, और आईआरआर आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ 10.226%। तो जल्दी से इसको खुद ही सॉल्व कर लें सर, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे। ये मैं सवाल सॉल्व नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूँ 10 मिनट का, इसको सॉल्व कर लें खुद ही। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए सर, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इस पे भी हमें कुछ न्यूमेरिकल देख रहे होंगे। देखें, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, इसके रूल्स में आपने क्या बातें कवर की सर? फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L को आप इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे फेयर वैल्यू पे। फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L को आप इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे फेयर वैल्यू पे। जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो आपकी एक्सपेंस आउट होगी, जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो आपकी एक्सपेंस आउट होगी। एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाओगे, एक आईआरआर कैलकुलेट करोगे, और उस आईआरआर और अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल की बेसिस पर पूरा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना दोगे। हर साल के आखिर में आईआरआर को ओपनिंग कैरिंग वैल्यू आईआरआर को ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे मल्टीप्लाई करके हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, कूपन का नंबर कैलकुलेट करेंगे। हर साल के आखिर में फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे लेकर आ रहे होंगे, और फेयर वैल्यू का जो भी चेंज है, अब तक हमने पढ़ा कि वो फेयर वैल्यू का चेंज आपका P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये सारी बातें हमने पिछले 3 सवालों में अप्लाई करके भी देख ली। अब एक एडिशनल बात बताने जा रहा हूँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L के एरिया में, कि आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो चेंज आता है, एक्चुअल में वो चेंज 2 चीजों की वजह से आ रहा होता है। एक तो मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से, एक कंपनी की अपनी क्रेडिट रेटिंग चेंज होने की वजह से, एक कंपनी का अपना क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से। स्टैंडर्ड ये कहता है कि फेयर वैल्यू में जो चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन मार्केट रेट, ये चेंज आपका P&L में ही रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन वो चेंज जो कि कंपनी की क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से आ रहा है, वो आपका P&L में नहीं बल्कि OCI में रिकॉर्ड हो रहा होगा। ये क्या चीज है, देखिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ। मैं देखें, लेट्स से क्या आज की तारीख में अगर आपकी कंट्री में लेट्स से कि काइबोर चल रहा है 7%, आज की तारीख में लेट्स से कि काइबोर चल रहा है 7%, तो
तो ये काइबोर क्या रिप्रेजेंट करता है, काइबोर क्या रिप्रेजेंट करता है सर? ये काइबोर रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आज की तारीख में अगर कोई बंदा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड बाय करता है, आज की तारीख में कोई बंदा ट्रेजरी बिल बाय करता है, आज की तारीख में कोई बंदा इजारा सुकूक बाय करता है, तो उस पे जो रिटर्न हमें मिल रहा होगा ना, किसी भी दिन का अगर हम काइबोर उठाते हैं, लेट्स से कि आज की तारीख में काइबोर चल रहा है 7%, तो व्हाट डज ये काइबोर रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है सर? ये काइबोर रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आज कितना रेट ऑफर कर रही होगी। यानी कि अगर आज की तारीख में मैं पीआईबी, ट्रेजरी बिल या इजारा सुकूक परचेज करूं तो मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। एक चीज याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, ये होती है रिस्क फ्री, ये होती है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। क्या मतलब? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कभी भी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं होता। अगर मैं एक इन्वेस्टर गवर्नमेंट को लोन देता हूं इन द फॉर्म ऑफ एनी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ एनी ट्रेजरी बिल, इन द फॉर्म ऑफ एनी इजारा सुकूक, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता। गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कभी भी अपनी पेमेंट्स को डेफर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को अगर मजबूरी होगी, गवर्नमेंट करेगी क्या? नए नोट छाप के आपको पेमेंट कर देगी। अगर आपने गवर्नमेंट को लोन दिया इन द फॉर्म ऑफ एनी पीआईबी, इन द फॉर्म ऑफ एनी ट्रेजरी बिल, इन द फॉर्म ऑफ एनी इजारा सुकूक, तो गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करती। गवर्नमेंट हमेशा आपको आपकी पेमेंट टाइम पे पे करेगी। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं भी होंगे ना, गवर्नमेंट आपको नई नोट छाप के पेमेंट कर देगी। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क जीरो होता है, डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क जीरो होता है, यानी कि इसमें कोई रिस्क नहीं होता। तो इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि ये जो मुझे काइबोर ऑफर हो रहा है ना, ये मुझे जो आज 7% का काइबोर हो रहा है, ये ऑफर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अगेंस्ट। ये मुझे जो 7% का रिटर्न गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, किसके लिए ऑफर कर रही है सर? ये ऑफर कर रही है ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। जो कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, इस पैसे की एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अगेंस्ट मुझे 7% का रिटर्न मिल रहा है। ये तो हो रहा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में। लेकिन अगर लेट्स से कि एक बैंक है और बैंक जो है किसी भी रेट से XYZ कंपनी को लोन देता है, बैंक जो है वो किसी भी XYZ कंपनी को लोन देता है, तो बैंक अपने लोन पे हरगिज काइबोर चार्ज नहीं करेगी, हरगिज सिर्फ काइबोर चार्ज नहीं करेगी। यानी बैंक ऐसा नहीं होगा कि 7% पे लोन दे दे, बैंक ऐसा नहीं होगा कि 7% पे लोन दे दे। 7% तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट है, 7% तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का रेट है। लेकिन अगर बैंक इस बंदे को लोन दे रही है, एक XYZ कंपनी को लोन दे रही है, तो बैंक हमेशा काइबोर से कुछ ज्यादा ही चार्ज कर रही होगी। लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं 9%। लेट्स से कि आज की तारीख में बैंक ने एक XYZ कंपनी को लोन दिया और 9% का इंटरेस्ट चार्ज किया। पहले तो ये 9% का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट क्या करता है? एक पोर्शन होता है काइबोर का, और एक पोर्शन होता है स्प्रेड का। क्या मतलब सर? देखें, बैंक अगर XYZ को लोन दे रही है, तो बैंक एक तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मद में कुछ रिटर्न चाहिए। बैंक अगर XYZ कंपनी को लोन दे रही है, तो बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो पैसा इन्वेस्ट करने के अगेंस्ट बैंक को एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अगेंस्ट रिटर्न चाहिए। उसके अगेंस्ट बैंक जो चार्ज करता है ना, वो काइबोर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दूसरा, बैंक अगर इसको लोन दे रही है, तो बैंक क्रेडिट रिस्क भी तो बर्दाश्त कर रही है, बैंक रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी तो बर्दाश्त कर रही है। सर क्या मतलब क्रेडिट रिस्क, क्या मतलब रिस्क ऑफ डिफॉल्ट? भाई कल को हो सकता है कि ABC कंपनी के हालात अच्छे ना हो, ABC कंपनी बैंक करप्ट हो जाए, ABC कंपनी बैंक के पैसे खा के भाग जाए। भाई जब आप किसी नॉर्मल बंदे को, किसी भी नॉर्मल XYZ कंपनी को, किसी नॉर्मल बंदे को लोन देते हो, तो आपके सर पे ये रिस्क तो होता ही है कि सामने वाला बंदा डिफॉल्ट कर जाए, सामने वाला बंदा बैंकरप्ट हो जाए, सामने वाला बंदा मेरी इंटरेस्ट की पेमेंट, सामने वाला बंदा मेरी प्रिंसिपल की पेमेंट मुझे टाइम पे ना करे। तो इस रिस्क लेने के अगेंस्ट कोई भी अगर इन्वेस्टर है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई भी हो, कोई भी अगर इन्वेस्टर है, तो वो कुछ ना कुछ एडिशनल रिटर्न भी डिमांड करता है। इस एडिशनल रिटर्न को हम कहते हैं स्प्रेड। अगर कोई भी इन्वेस्टर है अगर सिंपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई रिस्क नहीं ले रहा, कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं ले रहा, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं ले रहा,
तो जो भी उस दिन का एप्लीकेबल कार्बोर होगा उतना उसका रिटर्न होगा। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के अलावा किसी को लोन दे रहा हूँ, अपने किसी रिलेटेड पार्टी को लोन दे रहा हूँ, अपनी किसी एक्सवाईजेड जानने वाली कंपनी को लोन दे रहा हूँ, बैंक किसी बोरोवर को लोन दे रहा है, तो बैंक या कोई भी इन्वेस्टर सिर्फ कार्बोर चार्ज नहीं करेगा, बल्कि इस कार्बोर के साथ साथ एक स्प्रेड भी चार्ज किया जाएगा। इस कार्बोर के साथ साथ एक स्प्रेड भी चार्ज किया जाएगा। क्यों सर? एक तो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अगेंस्ट रिटर्न चाहिए। एक तो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अगेंस्ट रिटर्न चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टर अपने सर पे क्रेडिट रिस्क ले रहा है। दूसरा, इन्वेस्टर अपने सर पे डिफॉल्ट रिस्क ले रहा है। भाई हो सकता है ये कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, हो सकता है ये कंपनी अपनी पेमेंट्स ना कर सके, तो मैं एक रिस्क ले रहा हूं ना, तो रिस्क के बदले मुझे कुछ रिटर्न चाहिए। रिस्क ले रहा हूं तो मुझे रिस्क के बदले कुछ रिटर्न चाहिए, वो रिटर्न आपका स्प्रेड के हिसाब से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अब डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग होने की वजह से, डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग होने की वजह से ये स्प्रेड जो बता रहा है, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। जैसे लेट्स से कि भाई कोई बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है जिसके पास अच्छे कैश फ्लोज आ रहे हैं, जिनके पास अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उनमें रिस्क कम होगा। अगर एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है जिसके कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, जिसके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत पुरानी कंपनी है, तो जनरली वहां रिस्क कम होगा, जनरली वहां रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कम होगा, उनका स्प्रेड भी कम होगा। अगर कोई बिल्कुल नई कंपनी बनी है या कोई डिफॉल्टर कंपनी है जो कि प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही, कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही, यानी कि हाईली रिस्की कंपनी है, जहां रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, जहां पे क्रेडिट ज्यादा होगा, तो वहां पे स्प्रेड भी ज्यादा चार्ज किया जा रहा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनीज क्रेडिट हिस्ट्री, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज क्रेडिट रिस्क, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन द इन्वेस्टिंग कंपनी, जो भी इन्वेस्टर है, जो भी लेंडर है, वो डिफरेंट तरह का स्प्रेड चार्ज कर रहा होता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। अब होता क्या लेट्स से कि मैंने ईयर जीरो पे एक लोन लिया, और मुझे जो इंटरेस्ट ऑफर हुआ ना, मुझे सामने वाले इन्वेस्टर ने, मुझे सामने वाले बैंकर ने जो इंटरेस्ट ऑफर किया ना, लेट्स से वो चार्ज किया 10%। मैंने आज की तारीख में मैंने ईयर जीरो पे एक लोन लिया और मेरे साथ इंटरेस्ट फिक्स हो गया कि भाई मुझे 10% का इंटरेस्ट। अच्छा, ईयर जीरो पे जब मैंने कार्बोर देखा ना मार्केट में, तो कार्बोर आ रहा था 7%। अगर 7% का कार्बोर है और सामने वाला इन्वेस्टर, सामने वाला लेंडर मुझे 10% चार्ज कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे स्प्रेड की मद में कितना चार्ज किया जा रहा है? 3%। यानी कि आज की तारीख में ईयर जीरो पे मेरी कंपनी की कुछ क्रेडिट रिस्क होंगे, कुछ डिफॉल्ट रिस्क होंगे, जिसकी वजह से मुझसे 3% का स्प्रेड चार्ज किया जा रहा है। एक साल गुजरता है, मेरी कंपनी के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर मेरी कंपनी के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, यानी कि मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट किए, मैंने बहुत अच्छे कैश फ्लो जनरेट किए, तो उसका मतलब है कि मेरा क्रेडिट रिस्क कम होगा। मेरा डिफॉल्ट रिस्क कम होगा। आज की तारीख में अगर मैं किसी से लोन लेने जाता हूं, तो मुझसे शायद 3% का नहीं, लेट्स से 2% का स्प्रेड चार्ज कर ले। लेट्स से कि पहले साल के आखिर में क्या हुआ कि कार्बोर हो गया 6% का, और मेरी कंपनी के हालात अच्छे होने की वजह से स्प्रेड हो गया 2%। यानी कि अगर आज की तारीख में मैं मार्केट से लोन लेने जाऊंगा ना, तो मुझे 10% पे नहीं, मुझे 6 और 2 8% पे लोन मिल जाएगा। अब लोन तो मैंने पहले ले चुका हूं, उस लोन को मैं वापसी नहीं करूंगा, लोन तो मेरा वही चलता रहेगा। लेकिन अगर मैंने लोन को फेवरेबल थ्रू पेनल कैटेगरी में रखा है, तो मैं करूंगा क्या? सर आप करोगे ये कि पहले साल के आखिर में अपने लोन को 8% पे लेकर आ जाओगे। अभी तक तो मैं क्या कर रहा था कि 10% के लोन को जब 8% पे ला रहा था, तो जो भी फेवरेबल का गेन लॉस था वो मैंने पेनल में रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अब एक स्टेप और आगे जाऊंगा कि जब हम 10% के लोन को 8% पे लाएंगे, तो ये जो फेयर वैल्यू में चेंज आया है, ड्यू टू चेंज इन दिस रेट, ड्यू टू चेंज फ्रॉम 10% टू 8%, इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। वो चेंज जो कि कार्बोर के चेंज होने की वजह से आया, जो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से आया, वो तो मैं लेकर जाऊंगा पीएनएल में। लेकिन वो चेंज जो कि कंपनी की क्रेडिट रिस्क अच्छा होने की वजह से, कंपनी का डिफॉल्ट रिस्क चेंज होने की वजह से, पहले हमारा स्प्रेड 3% था, अब हमारा स्प्रेड 2% हो गया, इसकी वजह से फेयर वैल्यू में जो भी चेंज आएगा वो ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा होगा। इसकी परवाह ना करें कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी, वो तो मैं न्यूमेरिकली समझा दूंगा, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट को समझो। फेयर वैल्यू में जो चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, वो पीएनएल में जाएगा।
फेयर वैल्यू में जो चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क, कंपनी के अपनी क्रेडिट रिस्क में चेंज आने की वजह से, कंपनी के अपने रिस्क ऑफ डिफॉल्ट में चेंज आने की वजह से फेयर वैल्यू में जो चेंज आएगा वो पीएनएल में नहीं बल्कि आपका ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा होगा। इसी तरह लेट्स से कि भाई ईयर 2 के आखिर में, ईयर 2 के आखिर में मेरी कंपनी का हालात बहुत बुरे हो जाते हैं, मेरी कंपनी में लॉसेस हो जाते हैं, मेरी कंपनी कैश फ्लो नहीं जनरेट करने पाती और मेरा स्प्रेड हो जाता है 4%, और काइबोर लेट्स से कि काइबोर और कम हो जाता है 4%। अब अगर आज की तारीख में मैं अपना मार्केट रेट देखूंगा कितना होगा सर 8%। आज की तारीख में अपना मार्केट रेट देखूं तो वो कितना होगा 8%। सर अब 8% के लोन को 8% पे ही रहने दूंगा, 8% के लोन को अपेरेंटली तो 8% पे रहने देगा, लेकिन अगेन चेंज आया है, काइबोर 6 से कम होकर 4 हो गया, काइबोर 6 से कम होकर 4 हो गया और स्प्रेड 2 से कम होकर 4, 2 से बढ़कर 4 हो गया। तो जो भी काइबोर का चेंज आएगा वो पीएनएल में, जो भी स्प्रेड का चेंज आएगा वो आपका ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो ये चीजें कॉपी करें, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा कि क्यों हम इसे पीएनएल में लेकर जा रहे हैं, क्यों हम नहीं बेसिकली स्टैंडर्ड, क्यों स्टैंडर्ड इसे ओसीआई में लेकर जा रहा है। तो पहले इसको कॉपी करें, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं और फिर मैं कॉन्सेप्ट, अभी तो मैंने सिर्फ रूल बेस्ड बातें बताई है ना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन एक सवाल करने के बाद फिर हम इसको कॉन्सेप्चुअली देखेंगे कि क्यों ये पीएनएल में, क्यों ये ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा होगा। जल्दी से कॉपी कर ले सर। पहले जो कॉन्सेप्ट हमने देखा उसकी थ्योरी रीड करते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करवाता हूं। यहां देखिएगा, हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पॉइंट कवर किया था, चेंज इन द कैरिंग वैल्यू ऑन रीमेजरमेंट टू फेयर वैल्यू, चेंज इन द कैरिंग वैल्यू ऑन रीमेजरमेंट to fair value is recognized in P&L. However, change in fair value that relate to the change in entity's own credit status is recognized in OCI instead of P&L. जो fair value में change आएगा, जो fair value में change आएगा, जो कि कंपनी के अपने क्रेडिट स्टेटस, जो कि कंपनी के अपने क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से आएगा, वो आपका P&L में नहीं बल्कि OCI में रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, यानी कि जब आपकी ये वाली फाइनेंशियल लायबिलिटी डी रिकॉग्नाइज होगी, जब आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये वाली कौन सी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो हमने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रखी है, जब ये डी रिकॉग्नाइज्ड होगी, द क्यूमुलेटिव चेंज इन फेयर वैल्यू अराइजिंग फ्रॉम द चेंज इन कंपनीज ओन क्रेडिट स्टेटस इज रिक्वायर्ड टू रिमेन इन ओसीआई एंड नॉट रिसाइकल टू पीएनएल। क्या कह रहा है ये कि भाई एक फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, लेकिन कंपनी के क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से जो चेंज आएगा वो पीएनएल में नहीं ओसीआई में जाएगा। फिर कह रहा है कि जब आप उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, जब आप उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, तो जो भी आपका ओसीआई में एक रिजर्व बना हुआ होगा, जो भी आपका ओसीआई में एक बैलेंस रखा हुआ होगा, वो आपका पीएनएल में रिसाइकल नहीं होगा। ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी, the cumulative change in the fair value arising from the change in entity's own credit status is required to remain in OCI and is not recycled to P&L. However, IFRS 9 permit entities to transfer the amount between reserves within equity, that is between fair value OCI reserve and retained earning. आप इसको P&L में रिसाइकल नहीं करोगे, लेकिन आप चाहो तो उसको इक्विटी में क्लोज कर सकते हो। जल्दी से ये सारी बात एक दफा रीड कर लें, तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट हमने थोड़ी देर पहले बोर्ड पे कवर किया, उस पर हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। जल्दी से पहले एक दफा इसको रीड करें खुद से। चले सर, एक सवाल देखते हैं आपके हैंडआउट का, क्वेश्चन नंबर 12 मैं रीड कर रहा हूं और मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो सिर्फ मेरे साथ अभी फिलहाल रीड करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12, चेंज इन फेयर वैल्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्रेडिट रिस्क, आपकी स्क्रीन पे। ऑन 1 जनवरी 2008 company P issue a 5-year bond at par value of 3 lakh and annual fixed coupon rate of 9% when Kibor is 6%. 1 जनवरी 2008 पे एक कंपनी ने 5 साल का बॉन्ड इशू किया, 5 साल का बॉन्ड इशू किया, यानी कि पैसा रेज किया मार्केट्स, कितना 3 लाख रुपए पार वैल्यू। एनुअल फिक्स कूपन रेट कितना 9% और इस वक्त काइबोर कितना 6%। अब देखिए, अगर 6% का काइबोर है, अगर 6% का काइबोर है और आप लोन रेस करने के लिए 9% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि जो 3% एक्सेस ऑफर किया जा रहा है वो आपके क्रेडिट रिस्क की वजह से ऑफर किया जा रहा है, बल्कि ये बात आगे लिखी भी है। Therefore, spread on account of credit risk is 3%, that is 9 minus 6%. The liability is designated at fair value through profit and loss, और liability को हमने fair value through P&L कैटेगरी में रखा। At 31 दिसंबर 2008, पहले साल के आखिर में
काइबोर हैज मूव टू 5%, काइबोर हैज मूव टू 5%, काइबोर हो गया है 6% से कम हो गया 5%, and the credit rating of the company has also improved due to which spread has also decreased to 2.5%। और पहले साल के आखिर में काइबोर हो गया 6% से 5%, और कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है ना, कंपनी का जो क्रेडिट रिस्क है वो बेहतर हुआ है, वो इम्प्रूव हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का स्प्रेड 3% से कम हो गया, 3% से कम हो के 2.5% हो गया है। कहता है जनरलाइज द अबव ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। तो सिंपल सा सवाल है सर, एक दफा इसको रीड करें फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ देखिए सर, मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। आपके हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 12, फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L और चेंज इन क्रेडिट रिस्क का इम्पैक्ट देखना है हमने। सर 1 जनवरी 2008 पे हमने 5 साल की मैच्योरिटी पे 3 लाख का लोन रेज किया पार वैल्यू पे और 9% का कूपन डिसाइड हुआ है। 6% काइबोर है यानी कि 3% स्प्रेड है। तो पहले साल तो अपने 1 जनवरी 2008 पे आसान सी एंट्री बना दी होगी, कैश डेबिट 3 लाख और फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्रेडिट 3 लाख, ऐसा ही है। फिर आपके पास 9% का कूपन भी सेट हुआ है और सवाल में कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है, यानी कि 9% का कूपन है, 9% का ही IRR होगा, 9% का कूपन है, 9% का ही IRR होगा। आप एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लोगे, मैं नहीं बना रहा क्योंकि 1 साल का ही वर्किंग करनी है मुझे। तो 31 दिसंबर 2008 पे 31 दिसंबर 2008 पे आसान सी एंट्री बन जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस P&L में डेबिट और कैश क्रेडिट कितना सर 3 लाख का 9% ही आपके पास कूपन भी और 3 लाख का 9% ही आपके पास IRR भी है। तो 3 लाख का 27,000 रुपये का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब ये कोई मुश्किल चीज नहीं है सवाल में। असल चीज क्या है सर सवाल में, यहाँ देखें, जब मैंने लोन लिया 1 जनवरी 2008 पे और मैं पहले साल के आखिर में हूँ 31 दिसंबर 2008 में, जब मैंने लोन लिया तो मुझे लोन कितने पे मिला है सर? आपको लोन मिला है 9% पे, आपको लोन मिला है 9%। इस 9% का ब्रेकअप क्या है? इस 9% का ब्रेकअप क्या है सर? इस 9% का ब्रेकअप ये है कि काइबोर है 6% और स्प्रेड है 3%, ऐसा ही। पहले साल के आखिर में कंपनी स्पेसिफिक मार्केट रेट कितना हो गया सर? पहले साल के आखिर में काइबोर 6% से कम होकर हो गया 5%, काइबोर 6% से कम होकर हो गया 5%, और कंपनी की क्रेडिट रिस्क इंप्रूव होने की वजह से, कंपनी का क्रेडिट स्टेटस इंप्रूव होने की वजह से कंपनी का जो स्प्रेड है वो 3% से कम होकर 2.5% हो गया। यानी कि अगर पहले साल के आखिर में कंपनी लोन लेने जाए ना, पहले साल के आखिर में कंपनी लोन लेने जाए तो कंपनी को कितने का लोन मिलेगा सर? कंपनी को 7.5% का लोन मिलेगा, ऐसा ही है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको 9% के लोन को 7.5% की फेयर वैल्यू पे लेकर आना है, 9% के लोन को 7.5% की फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। याद रखें कैसे सर 5 साल का लोन था, 4 साल का लोन था? 5 साल का लोन, याद रखें 1 2 3 4 5। 1 जनवरी 2008 पहले साल का आखिर, दूसरे साल का आखिर, तीसरे साल का आखिर, चौथा साल और 5वां साल, ऐसा ही है। पहले साल के आखिर में मैं आ गया, सर फ्यूचर में कितने कैश फ्लोज हैं? सर 27,000 के 4 कैश फ्लोज हैं, 27,000 के 4 कैश फ्लोज है, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर कैश फ्लोज की बात करूं तो आपको 27,000 4 फ्यूचर में कैश फ्लो पे करने, और एक 3 लाख रुपए का कैश फ्लो, ऐसा ही है। अब होगा क्या, मैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 31 दिसंबर 2008 में। किस रेट पे सर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे? कितना हो गया मेरे लिए रेट? ये कंपनी स्पेसिफिक मार्केट रेट है, कंपनी स्पेसिफिक मार्केट इंटरेस्ट रेट है, यानी कंपनी अगर आज की तारीख में लोन लेने जाए तो कंपनी को 7.5%। हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लायबिलिटी की कितने पे?
7.5%। मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि पहला सवाल है तो मैं कैलकुलेशन भी बता देता हूँ इसको याद नहीं। 27,000 का रेंटल है, 1 - 1 प्लस 7.5% रेज़ टू द पावर -4 होल डिवाइडेड बाय 7.5%। ये मैंने पूरा एन्युटी का फॉर्मूला लगा दिया। P इज इक्वल टू R 1 - 1 प्लस I की पावर रेज़ टू द -n होल डिवाइडेड बाय, ये मैंने एन्युटी का फॉर्मूला आगे पीछे किया है। कौन सा फॉर्मूला सर? फॉर्मूला लिख दे। ये एन्युटी के फॉर्मूले को मैंने रेंटल 27,000 रखा और ये फॉर्मूला ये मल्टीप्लाई होगा अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डिवाइड नहीं होगा। 27,000 इसको चेंज कर देता हूँ। रेज़ टू द पावर -4 होल डिवाइडेड बाय 7.5%। और एक आपके पास 3 लाख का कैश फ्लो भी है, तो 3 लाख के कैश फ्लो की भी डिस्काउंटिंग करते हैं। माइनस, तो मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू है, टोटल फेयर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कंप्रेशन करते हैं इसकी। 1.075 रेज़ टू द पावर -4 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.075 मल्टीप्लाई बाय 27,000, तो ये बन रहा है 90432। मैं रीचेक करता हूँ। 1075 रेज़ टू द पावर -4 1 माइनस आंसर डिवाइड बाय 0.075 90432, और इसकी डिस्काउंटिंग करता हूँ। 0.075 रेज़ टू द पावर 4 आंसर, तो ये बन रहा है 224640। तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 90432 315072 90432 प्लस 224640 31504। यानी कि पहले साल के आखिर में देखें, यहाँ पे कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। पहले साल के आखिर में फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? 3,15,072। ऐसा ही, यानी कि जो लोन मेरी बुक्स में 3 लाख का है, उस लोन को मुझे 3 लाख से बढ़ाकर 3,15,072 पे लेकर आना है। तो ये फॉर्मूला मैं डाल, एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीनल क्रेडिट 15,072 सर। ऐसा ही, फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीनल क्रेडिट 15,072। लेकिन इसका जो डेबिट इंपैक्ट है, सारा का सारा डेबिट इंपैक्ट पीनल में नहीं, कुछ इंपैक्ट आपका ओसीआई में भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। कुछ इंपैक्ट पीनल में, कुछ इंपैक्ट हमने ओसीआई में लेके जाना है। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, 6% से 5.5% का जो फासला है ये पीनल में जाना है। 3% से 2.5% का जो फासला है ये जाना है ओसीआई में। ऐसा ही, अब हम करेंगे क्या? इसको सेपरेट करने के लिए हम करेंगे क्या कि हम स्प्रेड को फ्रीज कर देंगे और सिर्फ कार्बोन की चेंज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्या मतलब सर? यहाँ देखें, जब मैंने ये सारी वर्किंग की है, इसमें मैंने स्प्रेड और कार्बोन दोनों को चेंज कर दिया और 7.5% पे प्रेजेंट वैल्यू। इसमें मैंने स्प्रेड और कार्बोन दोनों को चेंज कर दिया और 7.5% पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया। सर अगर मैं ऐसा करूं कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं किस दिन? सर आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें 31 दिसंबर 2008 पे। किस रेट पे? सर आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, कार्बोन को आप चेंज करते हैं। कार्बोन कितना हो गया सर? 6 से चेंज होके हो गया 5%। कार्बन कितना हो गया? 6 से कम होके 5%। और स्प्रेड को चेंज ना करें, स्प्रेड को मैं रहने देता हूं 3%। सर यानी कि 5 + 3 8%। तो सर इससे होगा क्या? सर इससे होगा ये कि 3 लाख की अमाउंट
के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के चेंज का इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं 8% पे, 8% के बैक पे क्या है कि मैंने कार्बन को 6 से 5 कर दिया, 6% से 5% कर दिया, स्प्रेड को 3% रखा है। तो अब जो मेरे पास फेयर वैल्यू कैलकुलेट होगी, अब जो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन का चेंज इनकॉर्पोरेट होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन का चेंज इनकॉर्पोरेट होगा। यस सर, वो मैं ले जाऊंगा पीएनएल में, वो मैं ले जाऊंगा पीएनएल में, बाकी जो भी बैलेंसिंग होंगे वो हम ओसीआई में ले जाएंगे। मैं इसके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूं। 08 रेज़ टू द पावर -4, मेरे पास स्पेस नहीं बनी, सेम इसी तरह की वर्किंग में करूंगा, 7.5% की जगह 8% लिख दूंगा। तो 1.08 रेज़ टू द पावर -4, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 27,000 बन रहा है 89.27 प्लस इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन रेट 7.5% नहीं 8% रख रहा हूँ, और 1 प्लस 8% रेज़ टू द पावर -4। अगर आप डिवाइड करो ना तो फिर माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस को लिखने की जरूरत है, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो डिवाइड में पावर 4 ही रहेगी इसकी। तो ये मेरे पास आ रहा है 8947 प्लस 220,509 309,936। देखिए मैं रिपीट करता हूँ, मेरा लोन 8% पे चल रहा था, 9% पे चल रहा था, तो लोन की कैरिंग वैल्यू बढ़ी थी 3 लाख रुपए। पहले साल के आखिर में कार्बन हो गया 5%, स्प्रेड हो गया 2.5%, यानी कि मुझे लोन को लाना 7.5%। 7.5% पे जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो वो बन रही है 3,15,072। मुझे इतना तो समझ आ गया कि मुझे 3 लाख के लोन को 3,15,000 पे लाना है। मैंने लोन क्रेडिट कर दिया, फाइनेंशियल लायबिलिटी फेवर टू पीएनएल क्रेडिट कर दिया 15,072। लेकिन ये जो 15,000 का फेयर वैल्यू का चेंज है, ये सारा का सारा मार्केट रेट चेंज होने की वजह से नहीं आया। इसमें कार्बन का भी इंपैक्ट है, इसमें मेरे स्प्रेड का भी इंपैक्ट है, क्योंकि कार्बन 6 से 5 हुआ, स्प्रेड 3 से 2.5 हुआ, तो मुझे दोनों का इंपैक्ट सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे सेपरेट करेंगे? हम इन्हीं कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेंगे, स्प्रेड की चेंज को इग्नोर करके। क्या मतलब? सर अगर मैं कार्बन को 6 से 5 कर दूं लेकिन स्प्रेड 3% ही रखूं तो मेरे पास कितना रेट बनता है? 8%। अगर मैं 8% से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसके अंदर कार्बन का चेंज इनकॉर्पोरेट हो गया। यस सर। अब देखिए बताना क्या चाह रहा हूं कि 3 लाख से 3,09,936 का जो डिफरेंस है, 3 लाख से 3,09,936 का जो डिफरेंस है, ये कितना बन रहा है सर? ये बन रहा है 9,936। ये कार्बन की चेंज की वजह से आ रहा है, जो कि पेनी में जा रहा है। टोटल चेंज कितना है? 15,072। 15,072 में से अगर 9,936 का चेंज कार्बन का है तो बाकी बैलेंस है 15,072 माइनस 9,936, ये आपका स्प्रेड के चेंज होने की वजह से आया, जो कि आपका ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा होगा। देखिए बेसिकली हो ही रहा है कि जब आप 8% पे वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना, 8% पे वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ये बनेगा 3 लाख। कोई कैलकुलेट करके देख भी ले 8% पे वैल्यू 3 लाख ही बनेगी। सॉरी 8% नहीं, 9% पे। 9% पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, कब वैल्यू कैलकुलेट करोगे? 31 दिसंबर 2008 में। तो 9% पे वैल्यू बन रही है 3 लाख। अगर आप 7.5% पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 3,15,072। और इस 9% से 7.5% के चेंज में कार्बन का चेंज, स्प्रेड का चेंज दोनों कॉपरेटेड है। फिर मैंने क्या किया? मैंने एक प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया 8% पे। वो कितनी आ रही है सर? वो आ रही है 3,09,936। मुझे अपनी वैल्यू को 3 लाख से 3,15,000 पे लाना है, लेकिन 1% का जो इंपैक्ट आया ड्यू चेंज इन कार्बन, ये पीएनएल में जाएगा, और बाकी जो 0.5% का इंपैक्ट है जो कि ड्यू टू चेंज इन स्प्रेड है, ये आपका ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकली भी हमें समझ आया होगा। इसको जल्दी से कॉपी करें, तो फिर हम एक और सवाल देखते हैं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले इसको कॉपी कर रहे होंगे। अच्छा, एक किसी ने सवाल भी पूछा और एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। किसी ने सवाल ये पूछा कि अगर हमारी क्रेडिट रिस्क
अच्छी हो रही है, अगर हमारी क्रेडिट स्टेटस इंप्रूव हो रहा है ना, हमारा क्रेडिट स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, तभी तो हमारा स्प्रेड 3% से बढ़कर 3% से कम होकर 2.5% हो गया। हमारा क्रेडिट स्टेटस इंप्रूव हो रहा है तभी हमारा स्टेटस 3% से कम होकर 2.5% हो गया। इसी तरह मार्केट में भी कार्बोर कम हो रहा है, इसी तरह मार्केट में भी कार्बोर कम हो रहा है, तो 6% से 5%। अगर मैं लोन लेके बैठा हूँ, अगर मैं अगर मैं बोरोवर हूँ, तो मेरा क्रेडिट स्टेटस अच्छा होना क्या अच्छी बात है बुरी बात है? अगर मैं बोरोवर हूँ और मेरा ही स्टेटस अच्छा हो रहा है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सर ऑब्वियस सी बात है, ये अच्छी बात है। अगर आपका क्रेडिट स्टेटस अच्छा हो रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। इसी तरह अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो अपेरेंटली तो मार्केट कम इंटरेस्ट रेट हो रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है। दोनों ही अच्छी बातें हो रही है, दोनों ही अच्छी बातें हो रही है। लेकिन फेयर वैल्यू का इम्पैक्ट रिकॉर्ड करने की वजह से हमारे पास लॉस भी डेबिट हो रहा है। देखिए ना, पीएनएल भी डेबिट हो रहा है यानी कि लॉस, ओसीआई भी डेबिट हो रहा है यानी कि लॉस। भाई जब कंपनी का क्रेडिट स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, जब मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो हमारा नुकसान क्यों हो रहा है? नंबर्स ये क्यों दिखा रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, गौर से देखिएगा, आप एक 9% पे लोन लेके बैठे हुए हो, जब आपने लोन लिया था मार्केट क्या थी? 6%। आपका स्प्रेड कितना था? 3%। पहले साल का आगे आइए, मार्केट नीचे चली गई, स्प्रेड नीचे चली गई। लेकिन आप तो एक महंगा वाला लोन लेके बैठे हुए हो ना, आप एक ऐसा लोन लेके बैठे हुए जिस पर आपको सूद कितना पे करना पड़ेगा? 9%। डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनी के हालात अच्छे हुए, मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लेकिन कंपनी आज से पहले 1 साल पहले एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके आ गई है जिसमें कंपनी को 9% का सूद देना पड़ा। तो ये नुकसानदेह बात है। क्यों? अगर आप आज लोन लेते तो आपको 7.5% का मिल जाता, लेकिन आपने 1 साल पहले ले लिया जिस पर आपको 9% का कूपन देना पड़ता है। तो इस वजह से कंपनी का नुकसान हुआ है, कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटी लॉस क्रिएट कर रही है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं।